बात इंजीनियर युवराज मेहता मर्डर केस की करेंगे। बिल्कुल ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम ने मिलकर 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता का मर्डर ही किया है। आपको पता है ग्रेटर नोएडा में रहने वाले युवराज के साथ क्या हुआ? आप ये जानेंगे तो अपने शहरी सिस्टम और सरकारी व्यवस्था को पानी पी पी कर कोसेंगे। अगर आप दिल्ली, नोएडा या देश के किसी बड़े शहर में रहते हैं, इस वक्त डिनर की टेबल पर बैठकर अपनों के ऑफिस से घर आने का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि 16-17 जनवरी की रात युवराज के माता पिता भी अपने इकलौते बेटे का यूं ही इंतजार कर रहे थे। बेटा युवराज गुरुग्राम की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। घटना वाली रात वो कार में गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहा था। हालांकि वो घर पहुंच नहीं पाया, क्योंकि बीच रास्ते में ही सर्दी और कोहरी वाली रात में सिस्टम की अंधेर गर्दी ने उसे अपनों से बहुत दूर भेज दिया। नोएडा का सरकारी सिस्टम ठंडे पानी और गड्ढे में पिलर पर लगे सरिया से डर गया। पहले आपको दिखाते हैं कि युवराज को कैसे सरकारी सिस्टम ने डुबोकर मार डाला। इसके बाद आपको उस सिस्टम की हकीकत बताएंगे जो आम आदमी को मौत की नींद सुलाने के बाद ही लापरवाही की नींद से जागता है। गाड़ी और मैंने मंगाई है, शाम को रहना उसी जगह पे। 3x6 की नाव भी थी। नाव थी? नाव थी 3x6 की। फिर किस चीज का इंतजार था? जब नाव थी तो क्यों नहीं गए अंदर? गर्म पानी करते उनके लिए। अगर वो फायर ब्रिगेड वाले चाहते ना, वो 100% लड़का बचता। तो शर्म है ऐसे सिस्टम पर जो जेब में हाथ डालकर इंजीनियर युवराज की मौत का तमाशा देखता रहा। पूरी सरकारी मशीनरी मौके पर थी, लेकिन ठंडा पानी और गड्ढे की गहराई देखकर उसकी जिम्मेदारी खुद पहले ही दम तोड़ चुकी थी। 16-17 जनवरी को रात 12 बजे का वक्त था। घना कोहरा था और सड़क पर विजिबिलिटी 0 थी। गुरुग्राम से लौट रहे इंजीनियर युवराज की कार ने सेक्टर 150 के पास जैसे ही टर्न लिया, अचानक कार से उनका कंट्रोल छूटा और कार नाले की दीवार को तोड़ती हुई लगभग 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। ये गड्ढा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मॉल बनाने के लिए किया था। बेसमेंट बनाने के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था। गहरे गड्ढे में गिरने के बाद युवराज ने किसी तरह खुद को कार से बाहर निकाला। वो कार की छत पर चढ़ गए और मोबाइल की टॉर्च जलाकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसी वक्त युवराज ने पिता को फोन किया और कहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो। हाईवे की तरफ से रोड आता है सीधा। यहाँ पे उस टाइम ये बैरिकेड नहीं थे, तो गाड़ी सीधा यहाँ से पानी में दाग गई। पानी में दागने के बाद उस लड़के ने अपने पिताजी पे कॉल किया कि पापा मैं किसी नाले में गिर चुका हूँ, प्लीज मुझे बचाइए। इंजीनियर युवराज 1.5 घंटे तक कार की छत पर फंसा मदद के लिए चीखता रहा, लेकिन सरकारी सिस्टम का कोई अधिकारी या कर्मचारी उसे बचाने के लिए पानी में नहीं उतर सका। हिम्मत की तो एक आम आदमी ने, जो एक डिलीवरी एजेंट था। मैं भी गया था। फिर उसके बाद मैंने बोला अगर तुम अंदर नहीं जा रहे हो तो मुझे जाने दो। नु तुम कैसे जा सकते हो? मगर जो मुझ पर तैरना है मैं जा सकता हूँ। नु बहुत टेम्परेचर डाउन है, 2 बज रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है, मगर जो वो मेरी जिम्मेदारी। किसने बोला आपको कि टेम्परेचर डाउन है, ठंडा पानी है? आपको भी जाने से आनी रोका? हाँ, मतलब वहीं के लोग थे, वो सरकारी महकमे से, मुझे नहीं पता कौन थे। डिलीवरी एजेंट ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवराज को बचाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। 12 बजे लड़का गाड़ी लेके गिर गया है। लड़का 1:30 तक लड़का जिंदा रहा। 1:30 घंटे उसने गाड़ी गिरने के बाद गाड़ी में से निकल के बाहर गाड़ी पे बैठा हुआ था। वो टॉर्च दिखा रहा था बराबर कि प्लीज मुझे बचाइए, हेल्प कीजिए, लेकिन उसकी हेल्प में कोई नहीं आया। मैंने रस्सा बांधा, 100 मीटर का रस्सा बांध के कमर पे मैं नीचे उतरा सीढ़ी पे, मैं सीधा दाग गया। दागने के बाद मैंने 30 से 40 मिनट वो लड़का ढूंढा, इतने वो डूब चुका था। बाद में सिस्टम ने कड़ी मशक्कत की। ये सिस्टम युवराज को तो नहीं निकाल सका, लेकिन उसकी लाश को निकालने में कामयाब हो गया। अब सवाल ये कि आखिर लापरवाही कहां पर हुई? पहली लापरवाही कंस्ट्रक्शन साइट के पास बैरिकेडिंग नहीं की गई। दूसरी लापरवाही साइट के आसपास कोई वार्निंग साइन नहीं लगाया। तीसरी लापरवाही उचित लाइटिंग नहीं की गई। चौथी लापरवाही मोड़ पर ही कंस्ट्रक्शन कंपनी का गहरा गड्ढा खोद दिया गया। 5वीं लापरवाही कुछ दिन पहले यहीं पर हुए हादसे से सिस्टम ने सबक नहीं सीखा। उस समय 0 विजिबिलिटी थी
इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। किन किन पहलुओं पर जांच हो रही है सर? थैंक यू। पुलिस थाने ले जाएंगे उसको थैंक भी। यू मैडम। अब इस मामले में नोएडा अथॉरिटी ने सख्त कार्रवाई की है। सख्त कार्रवाई ये है कि जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को बर्खास्त कर दिया है, संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। बस इतनी सख्त कार्रवाई से हो गया? क्या इससे सिस्टम ने जो पाप किया है वो मिट जाएगा? क्या एक माता पिता का इकलौता बेटा वापस लौट आएगा? लोअर लेवल के चंद छोटे अधिकारियों की बर्खास्तगी से लापरवाह सिस्टम की जवाबदेही खत्म नहीं होगी, बल्कि इस मामले में एक एक जिम्मेदार चेहरे का पर्दाफाश होना जरूरी है। जैसे युवराज की हत्या में सबसे बड़ी जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी है, क्योंकि जहां घटना हुई वो इलाका इसी के अंडर आता है। नोएडा अथॉरिटी के आला अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। युवराज की हत्या में नोएडा पुलिस भी जिम्मेदार है। इसके साथ ही फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट भी इस मर्डर के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, जिस जगह गड्ढा खोदा गया उस प्लॉट की मालिक कंपनी MZ विजटाउन प्लानर्स इस हत्या की जिम्मेदार है। MZ विजटाउन प्लानर्स को जमीन देने वाली लोटस ग्रीन्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इस नाम की कंपनी भी युवराज के मर्डर की जिम्मेदार है। दोनों कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नोएडा अथॉरिटी के CEO लोकेश M को हटा दिया गया है। लेकिन जरा सोचिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वो शहर है जहां ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वर्ल्ड क्लास कंपनियों के दफ्तर हैं। इतने बड़े शहर का सरकारी सिस्टम इतना छोटा है कि एक युवक को अपनी आंखों के सामने डूबने से नहीं बचा सका। फिर तो ऐसे सिस्टम पर लानत है। अगर आप ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जान आप ही की जिम्मेदारी है। किसी सिस्टम के भरोसे मत बैठिएगा। वैसे जो सिस्टम इंजीनियर युवराज की जान नहीं बचा सका, एक बार उस सिस्टम का कद क्या है वो भी जरा आप देख लीजिए। जो नोएडा अथॉरिटी शहर का रखरखाव देखती है, उसका 2025-26 का जो बजट है वो 8,732 करोड़ रुपए है। इस शहर में प्रति व्यक्ति आय 10 लाख रुपए सालाना से ज्यादा है। नोएडा की इकोनॉमी की बात करें तो ये 2,63,000 करोड़ है। नोएडा के यूपी की GDP में 10% का योगदान है। इसके अलावा नोएडा में कई वर्ल्ड क्लास कंपनियों के ऑफिसेस हैं। यहाँ एक सामान्य सोसाइटी में 3 रूम फ्लैट की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। नोएडा को यूपी की शो विंडो कहा जाता है। और यहाँ हालात क्या है, उस पिता से सुनिए जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया है। ये पूरा टूटा पड़ा है और यहाँ से जो गाड़ी है, गाड़ी तोड़ के इतनी देखते हैं कि आप उस तरफ जो पूरा खाली प्लॉट है, उस खाली प्लॉट में जो है वो गाड़ी जा गिरती है। और जैसा चश्मदीद ने बताया कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से, बल्कि ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे के आसपास यहाँ पर लगातार जो है उसने गुहार लगाई बचाने की। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही का मामला सामने आया है और युवराज की जिस तरीके से जान गई है, ये प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है। कहने को नोएडा अथॉरिटी ने पहले से प्रिकॉशनरी कुछ उपाय वहाँ नहीं किया था, क्योंकि उससे पहले एक ट्रक का इंसिडेंट ऑलरेडी हो चुका था। ट्रक उस नाले के पास के बाउंड्री को तोड़ते हुए नाले में गिरी थी और शायद एक आदमी को बचाया भी गया था, मुश्किल से बचाया गया था। उसके बाद उसमें रेमेडियल मेजर्स एडॉप्ट करना चाहिए था, जो कि अथॉरिटी ने किया नहीं। अगर वहाँ रिफ्लेक्टर होता, बाउंड्री वॉल होता, तो मेरा बेटा इसका शिकार नहीं होता। एक शहर को बनाने में उसके नागरिकों का भी बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उनके दिए टैक्स के पैसे से ही सरकारी सिस्टम उसे सुविधाएं मुहैया कराता है। लेकिन ऐसे सिस्टम का क्या ही फायदा जो इंसान को मौत के मुंह में जाते हुए देखता रहे और मूक दर्शक बना खड़ा रहे। ऐसे लापरवाह सिस्टम को शहर में कुछ साइन बोर्ड लगाने चाहिए जिन पर यह लिखा हो, सर्दियों में इस शहर का सरकारी सिस्टम छुट्टी पर रहता है। शहर के सरकारी अधिकारी ठंड में काम नहीं कर सकते। सर्दियों में सड़क पर सुरक्षित चलना आपकी जिम्मेदारी है। सड़क पर किसी दुर्घटना के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सर्दी हो या फिर बाढ़, शहर का सिस्टम सुविधाएं देने में नाकाम है। तो अब इस सिस्टम के खिलाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की सोसाइटी के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने युवराज की मौत पर विरोध दर्ज कराने के लिए कैंडल मार्च निकाला, सरकारी लापरवाही के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया।
दीवार बाउंड्री पहले ही टूटी हुई थी, क्योंकि ट्रक की वजह से यहाँ पे 15 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। फिर भी प्रशासन ने इसको यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं लगाई, उसको पता नहीं लगा और वो डायरेक्ट सीधा वहाँ पे चला गया। जब पिता पहुंचे उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड सब लोग आ गए, फिर भी कोई बचा नहीं पाया। बोल बोल के थक गए, पूरे सेक्टर का बुरा हाल है। ना कोई अथॉरिटी यहाँ पे है, ना कोई गवर्नेंस यहाँ पे है, कुछ नहीं पता। ट्रेन कवर नहीं है, कल को बच्चा गिर जाए वहाँ पे। यहाँ पे हादसों किसी को सीखना हो, 101 हादसे कैसे हो सकते हैं। टाटा यूरेका आ जाओ, यहाँ पे सेक्टर 150 आ जाओ। और अगर यहाँ फॉग हो जाए तो यहाँ से जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, आप देख रहे हैं 90 डिग्री का टर्न है, जितनी गाड़ियाँ जाती हैं अगर स्लो और डेलिबरेट ना हो तो वो सीधे इसमें गिरेगी। अब क्योंकि घटना में सरकारी सिस्टम जिम्मेदार है, इसलिए इस पर सियासत भी जोरदार हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पोस्ट किया है और लिखा है कि बेहद दुखद और एक ऐसी घटना जो सरकारी लापरवाही के कारण हुई, जो समय रहते टाली जा सकती थी। अपनों के जाने का दर्द परिवार वाले ही समझ सकते हैं। उधर सीएम योगी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत काम करने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, कानपुर अथॉरिटी हो, लखनऊ अथॉरिटी हो या गाजियाबाद अथॉरिटी हो, यहाँ पे पूरी तरीके से गुंडों का राज हो गया है। अब लूट तंत्र केंद्र बन गया और लूट तंत्र केंद्र में अपराध भी लगातार बढ़ता जाता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है। 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जेई को बर्खास्त किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे मामलों में संवेदनशीलता का परिचय देती है। आज हम विश्वगुरु होने का दावा करते हैं, ये हमारे आपदा प्रबंधन पर भी सवाल है, हमारे सिटी प्रोजेक्ट पे भी सवाल है, और साथ ही हमारा जो प्रशासन है ऐसी घटनाओं को कितनी तेजी से संज्ञान लेता है, इस पर भी सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।